आसी पर वे मैरून कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस मैरून साड़ी में आसी का गोरा रंग और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रहा था। उसे देखते ही वेद के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वे कब और कितनी देर तक आसी को यूं ही एकटक अलग ही नजरों से देखता रहा। तभी अचानक आसी, जो अपनी साड़ी के प्लेट्स ठीक कर रही थी, पल्लू को हाथ से संभालते हुए सेट करने लगी। उसी पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो, या यूं कहें कि किसी की नजरें उस पर टिकी हो। यह एहसास होते ही आसी की नजर बालकनी की तरफ चली गई, जहां वेद बालकनी के गेट के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। वेद एकटक अपनी गहरी नजरों से आसी की तरफ देख रहा था। वेद की इस तरह की नजरें खुद पर महसूस करते ही न जाने क्यों आसी के दिल में एक बार फिर अजीब सी कुछ अलग तरह की बेचैनी होने लगी। ये बेचैनी क्या थी, ये खुद भी नहीं जानती थी। पर हैरानी की बात ये थी कि वेद की नजरें उसे बुरी नहीं लगी, बल्कि उसे यूं देखकर आसी के दिल में कोई अनकहा सा एहसास जाग उठा। एक पल के लिए आसी की नजरें भी वेद की नजरों से जा मिली। हालात ऐसे थे कि बस कुछ सेकंड तक आसी और वेद की आंखें ही जैसे आपस में बातें कर रही थी, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। कुछ सेकंड बाद ही आसी को अचानक एहसास हुआ कि वे क्या कर रही है। अपनी गलती समझते ही वे जल्दी से वेद की तरफ से अपनी नजरें फेर लेती है। आसी की यूं नजरें हटाते ही वेद भी जैसे अपने होश में आ जाता है। तभी आसी थोड़ा सख्त होते हुए वेद से कहती है, इस तरह किसी भी लड़की को बिना उसकी परमिशन के देखना बैड मैनर्स होता है सर। क्या आपको इतना भी नहीं पता? आसी की बात सुनकर वेद बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। जाते जाते अचानक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वे न तो पलटता है और न ही आसी के पास आता है। बस अपनी जगह खड़े खड़े बिना आसी की ओर देखे शांत मगर तीखे लहजे में कहता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये कमरा मेरा है और इस कमरे में दुल्हन की तरह खड़ी तुम ही यानी मेरी वाइफ हो। अब तुम खुद ही समझ लो कि कहाँ और कब मैंने किसी अनजान लड़की को देखा है, और अगर देखा भी है तो इसमें गलती मेरी बीवी की है, मेरी नहीं, जिसे बातें भूलने की बीमारी है। अपनी बात कहकर वेद कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं वेद की बातें सुनकर आसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे समझ चुकी थी कि वेद बातों ही बातों में उसे अपनी पत्नी भी कह गया और भुलक्कड़ भी। आसी की नजरें गहरी हो जाती है और उसके दिल में उठती हलचल और भी तेज हो जाती है। आसी उस तरफ देखती है जिस तरफ से अभी वेद गया था, पर अब वेद जा चुका था और आसी भी जल्दी से रेडी हो जाती है। इस कमरे में वेद रहता था, जो एक लड़का था, तो भला इस लड़के के कमरे में लड़कियों वाला कुछ भी कहाँ मिलता। आसी अपने हिसाब से रेडी होकर जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। आसी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और इस वक्त उसकी पलकें झुकी हुई थी। आसी का ये रूप इस वक्त कयामत ढा रहा था। देव इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था और वेद उसके बगल में बैठा था। देव का ध्यान जैसे ही आसी पर जाता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने आज से पहले आसी को कितनी ही बार देखा था, पर आज जो आसी का लुक था, उसे देव भी इनकार नहीं कर सकता था कि आसी की सादगी में भी एक कयामत सी खूबसूरती झलकती थी। वे अपने सामने मेकअप में सनी लड़कियों को भी अपनी सादगी से मात देने का दम रखती थी, और ये बात आज देव भी आसी की खूबसूरती देखकर समझ गया था। देव अपनी तिरछी नजरों से एक बार वेद की ओर देखता है, जिसका फोकस अपने नाश्ते पर था। वे सिर झुकाकर नाश्ता कर रहा था। वेद की इस हरकत पर देव अपना सर नामे हिला देता है, क्योंकि वे जानता था कि उसका भाई कितना ज्यादा बोरिंग इंसान है। तभी तो आज तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। गर्लफ्रेंड तो दूर, एक फीमेल दोस्त भी नहीं। देव अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने सुबह का वे पल एक खूबसूरत छवि की तरह घूम गया, जब वह अचानक से अपने भाई के कमरे में चला गया था। उस वक्त आसी और वेद इतने करीब थे कि उनको ये भी आभास नहीं हुआ कि देव उन्हें देख रहा है। ये याद आते ही देव के होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई। वे अपनी कोहनी से वेद को हल्के से मारता है। देव की इस हरकत पर वेद, जो नाश्ता कर रहा था, अपना ध्यान हटाकर सिर उठाता है और देव को देखता है। वेद अपनी गहरी नजरों से कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही देव अपनी आंखों से किसी और इशारा करता है। देव की नजरें जिस तरफ जाती है, वेद की आंखें भी उसी तरफ मुड़ जाती है।
अपने सामने का नज़ारा देखते ही वेद की नज़रें वहीं थम जाती है और उसके हाथ में पकड़ा चम्मच नीचे गिर जाता है। वेद की इस हरकत पर देव मंद मंद मुस्कुराने लगता है। दोनों भाइयों की इस हरकत को वहां बैठा एक और शख्स भी देख रहा था, जो उनके चेहरे की चमक और बदलते हुए भावों को समझ गया था। तभी दादी माँ वहां आती हैं। दादी माँ को देखकर आसी झुककर उनके पैर छूती है। दादी माँ खुशी खुशी आसी के सिर पर हाथ रखती हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती रहने तथा दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देती हैं। दादी माँ के मुंह से ये आशीर्वाद सुनते ही आसी और वेद दोनों एक साथ खांस देते हैं। इत्तेफाक से दोनों की खांसने की टाइमिंग बिल्कुल एक सी थी। आसी और वेद को यूं साथ खांसते देखकर देव वेद के मजे लेते हुए कहता है, नॉट बैड बड़े भैया। दोनों के रिएक्शन की टाइमिंग भी सेम है। क्या बात है, इतना प्यार है ना दादी इन दोनों में। देव वेद की टांग खींचते हुए दादी माँ से कहता है। देव की बात सुनकर दादी माँ बोलती है, हाँ देव, प्यार तो है दोनों के बीच। तभी तो शायद हमारे पोते वेद ने अपनी शादी की बात तक हमें बताना सही नहीं समझा। 5 महीने, 5 महीने कोई कम वक्त तो नहीं होता। फिर भी इन 5 महीनों में हमारे पोते को एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात हमें बतानी चाहिए। अरे हम तो खुशी होते। दादी माँ की ये बात सुनकर वेद कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी देव अचानक कहता है, क्या दादी माँ आप उस बात के लिए परेशान हैं जो बीत चुकी है। आप ये क्यों नहीं सोच रही कि जो हमेशा लड़की से और शादी के नाम से भागने वाले मेरे बड़े भैया आदरणीय वेद बंसल, जो किसी लड़की की तरफ एक नज़र देखने तक की जहमत नहीं उठाते थे, उन्होंने फाइनली शादी कर ली। हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए। और रही बात 5 महीने तक शादी छुपाने की, तो दादी माँ ये क्या पुराने जमाने वाली बातें कर रही हैं। अरे आप तो मेरी आज के ज़माने से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखने वाली दादी माँ हो। आपने वे हनीमून पीरियड के बारे में नहीं सुना क्या? बस फ़र्क इतना है कि नॉर्मली लोग 5 साल या 1 महीने के लिए जाते हैं और हमारे बड़े भैया ने 5 महीने का वक्त ले लिया। इसमें इतनी भी बड़ी बात तो नहीं है ना। आप तो जानती ही हो दादी माँ, जो दुनिया करती हैं वे हमारे बड़े भैया कहाँ ही करते हैं, बल्कि बिल्कुल हटके करते हैं, समथिंग डिफरेंट। देव की बातें सुनकर आसी और वेद को समझ ही नहीं आ रहा था कि देव आखिर करना क्या चाह रहा है। वे दादी माँ को समझा रहा था या सबके सामने उन्हें एम्बैरेसमेंट फील करवा रहा था। जिस तरह से वे सबके सामने दादी माँ से उन दोनों की हनीमून का जिक्र कर रहा था, वेद और आसी का मन कर रहा था कि या तो सबकी नज़रों से खुद को छुपा ले या फिर देव का सिर फोड़ डाले। देव बेहिसाब अपना फालतू दिमाग चला रहा था। आसी के दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी, हनीमून, और वे भी 5 महीनों का। वही वेद देव की बात सुनकर कहता है, देव, अगर तुम अपना ये फालतू दिमाग बिजनेस में चलाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है मैंने होटल की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर कम रखी है और अब उस जिम्मेदारी को बढ़ाने का सही वक्त आ गया है। क्या कहते हो? काम ज़्यादा होगा तो दिमाग भी बस काम में ही चलेगा, ना कि इधर उधर। वेद की बात सुनकर देव मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या बात हुई भाई? एक तो मैं आपको दादी माँ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझ जैसे मासूम बच्चे पर काम का ओवरलोड डाल रहे हो। आपको जरा भी फील नहीं होता कि आपकी बातों से मुझे कैसा फील हो रहा है। देव की बातें सुनकर आसी हैरानी से उसकी तरफ ही देख रही थी, क्योंकि जिस देव को वे जानती थी वे इससे बिल्कुल ही अलग था। आज का देव इतना नटखट और शरारती था कि आसी को यकीन ही नहीं हो रहा था अगर वे खुद सामने से उसकी बातें न सुन रही होती तो। उधर पलक देव की बातें सुनकर बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। देव की बातें करते वक्त उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा फनी थे, पर इस वक्त पलक अपनी जॉब पर थी और अब तो उसकी दोस्त आसी का ससुराल भी यहीं था। ये वही घर था जहां उसे संभल कर रहना था। देव की बातों को सुनकर वेद कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही दादी माँ ऐसी बात कह देती हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद आसी और वेद दोनों को एक और झटका लगता है। और देव, जो शायद कहीं ना कहीं दादी की इस बात की वजह भी वही था, अपनी आंखों में चमक लिए बोल उठता है, हाँ दादी, सच में आपकी बात बिल्कुल सही है। आखिर मैं कब तक इस घर में सबसे छोटा बनकर जीता रहूंगा? कब मुझसे भी कोई छोटा आएगा जिस पर मैं भी अपने बड़े होने का रौब दिखा सकूं, बिल्कुल भाई की तरह अपनी नज़रों से घुरकर देख सकूं और उसका ख्याल भी रख सकूं, बिल्कुल भाई की तरह।
जैसे अब तक मेरा रखा गया है। देव की बातें सुनकर जहां अब तक वेद की आंखें देव को घूर रही थी, वहीं अब वे आंखें बिल्कुल शांत हो गई थी। दादी माँ एक बार फिर कहती हैं, देव की बात बिल्कुल सही है। अगर तुम दोनों 5 महीने से हनीमून ही मना रहे थे तो अब तक हमें कोई अच्छी खबर क्यों नहीं मिली? तुम दोनों की तरफ से हमारे पास ये खबर कब पहुंचेगी कि हम परदादी बनने वाले हैं? बोलोगे भी कुछ वेद? इन 5 महीनों में शायद तुमने मन लगाकर काम ही नहीं किया, तभी तो हमें अब तक अच्छी खबर नहीं मिली। जितना मन तुम अपने होटल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगाते हो, उतना अगर अपने हनीमून पर लगाया होता तो आज आसी बहू 4 महीने की ना सही, कम से कम 1 महीने की तो प्रेग्नेंट जरूर होती। दादी माँ की बातें सुनकर तो सबसे ज्यादा वेद के मजे लेने वाला भाई देव भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी कुल दादी इतना बोल्ड भी बोल सकती हैं। वहीं आसी का बस चलता तो वे जहाँ खड़ी थी वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाती। वेद के परिवार की बातें सुनकर आसी की हालत खराब हो रही थी। तभी शालिनी जी कहती हैं, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कुछ होश है भी कि कैसी बातें कहाँ कर रहे हैं? नाश्ता टेबल पर लगा है, पर किसी को भी नाश्ता नहीं करना। आप लोगों के पास फालतू टाइम होगा, पर मेरे पास नहीं है। मुझे एनजीओ जाने के लिए देर हो रही है। शालिनी जी ने इतना ही कहा था कि दादी माँ बोलती हैं, आज कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज हमने आसी बहू की मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखा है। आज हमें पूरा परिवार साथ चाहिए और मेरे सामने चाहिए। दादी माँ की बात सुनकर देव कहता है, डोंट वरी माई कुल दादी, मैं यही हूँ। आप कहो तो आज कल परसों और उसके बाद के भी कल परसों तक रह सकता हूँ। देव की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, हाँ देव, घर में ही रहो तुम और किचन संभालो। आखिर घर में रहकर यही सब तो करना है तुम्हें। उनकी आवाज में गुस्सा था, जिसे देव बखूबी समझ रहा था, पर फिर भी दांत फाड़ते हुए देव कहता है, मॉम, टेक अ चिल पिल। देव की बातें सुनकर शालिनी जी दांत पीसते हुए उसकी ओर देखती हैं और बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। शालिनी जी अपनी सास से कहती हैं, माँ सॉरी, बट आज मैं घर पर नहीं रुक सकती। आज एनजीओ में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना है। शालिनी जी ने बस इतना ही कहा था कि तभी वेद की दादी माँ बोल उठती हैं, शाम को मुंह दिखाई का फंक्शन होगा, तो शालिनी अब तुम्हें मेहमानों की लिस्ट बनानी है। देखना कोई भी खास छूटे ना, और सभी मेहमानों के खाने का इंतजाम भी तुम्हें ही देखना है। थोड़ा रुककर दादी माँ आगे कहती हैं, अब तुम खुद देख लो कि घर जरूरी है या एनजीओ। दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें कहीं जाने को रोक नहीं रहे हैं, बस जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है उसे अच्छे से निभाना। अब क्या और कैसे करना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। दादी माँ की बातों में एक साफ चेतावनी थी। शालिनी जी चाहें या ना चाहें, उन्हें ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी। अपनी सास की बातें सुनकर शालिनी जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं, क्योंकि वे जानती थी कि उनका आगे कुछ भी कहना बेकार है। अपनी कुल दादी को अपनी ही मॉम की बोलती बंद करते देखकर देव सीटी मारते हुए कहता है, ओए होए दादी, आप तो ग्रेट हो, इसलिए तो आप मेरी फेवरेट हो। आज तो आपने हिटलर की भी बोलती बंद कर दी। देव की बात सुनकर दादी माँ हंसने लगती हैं और कहती हैं, अच्छा अच्छा, बहुत हुई तारीफ, अब सब अपने अपने काम में लगो। फिर दादी माँ देव से कहती हैं, देव, ये फंक्शन हमारे घर की नई बहू के लिए रखा गया है, ख्याल रखना कोई कमी ना रह जाए। वैसे तो हम मुंह दिखाई का फंक्शन अपने होटल में भी रख सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब हमारे घर से हो, इसलिए सारी सजावट की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दादी माँ की बात सुनकर देव मुस्कुराते हुए कहता है, ओके बॉस, आपको मेरी तरफ से किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, ये प्रॉमिस करता है देववंशल। देव की बात सुनकर दादी माँ आगे कहती हैं, वेरी गुड, और हाँ, तुम अपने साथ पलक को भी हेल्प के लिए रख लो। आज हम अपनी पोता बहू के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। वे बेचारी अकेली बोर हो जाएगी और तुम्हारे साथ रहेगी तो कामों में भी मदद करेगी। तुम्हें पलक को अपने साथ रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दादी माँ की बात सुनकर पलक हैरानी से उनकी ओर देखने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पूछा ही नहीं था, सीधा देव से कह दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे देव से कोई दिक्कत थी, बस आजकल देव के करीब रहने से उसे कुछ अलग सा महसूस होता था। देव अपनी दादी माँ की बात सुनकर तिरछी नजरों से पलक की ओर देखता है। पलक अपने दोनों हाथों को मसल रही थी
और उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी साफ झलक रही थी। पलक की ये हालत देखकर देव को हंसी आ रही थी, जिसे उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने होठों तक आने से रोक लिया। फिर वे अपनी दादी माँ से कहता है, वैसे दादी माँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपका पोता बेस्ट है। बट फिर भी आप कह रही हैं तो ठीक है। आखिर मैंने कब आपकी बात नहीं मानी? तो आप जाइए आसी, अब मेरा मतलब है आसी भाभी के साथ टाइम बिताइए और मैं इसके साथ अपना टाइम बिताता हूँ। देव की बात सुनकर पलक हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है। देव की बात सुनकर दादी माँ चौंकते हुए कहती हैं, क्या कहा तुमने? तुम टाइम? दादी माँ की बात अधूरी रह जाती है और तभी देव को समझ आता है कि जल्दी में वे क्या बोल गया। फिर अपनी बात को तुरंत संभालते हुए बोला, अरे दादी माँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं और पलक मिलकर अपना पूरा वक्त आज के इस फंक्शन को परफेक्ट बनाने में लगा देंगे, ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। तभी दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, आसी बेटा, तुम मेरे साथ चलो। आज के लिए तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए हैं, देख लो तुम्हें क्या पसंद आता है। दादी माँ की बात सुनकर आसी थोड़ा सा कुचाते हुए बोली, दादी माँ, मैं क्या ही पसंद करूँ? आपको जो मेरे लिए ठीक लगे मैं वही पहन लूँगी। आसी की ये बात सुनकर दादी माँ एक बार फिर ऐसा कुछ कह जाती हैं कि आसी हैरान रह जाती है। वहीं वेद को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली को आज हो क्या गया है। आज सब अजीब अजीब क्यों बातें कर रहे हैं, खासकर उसकी अपनी दादी, जिनसे इस तरह की बातें सुनने की उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। आशी जैसे ही ये कहती है कि वे क्या ही पसंद करेगी और दादी माँ जो तय करेंगी वही पहन लेंगी, तो दादी माँ हंसते हुए कहती हैं, हाँ हाँ आशी बहू, खूब समझ रही हूँ तुम्हारी बातों का मतलब। सीधे सीधे कहने के बजाय बात को घुमा रही हो। कहना ये चाहती हो कि तुम मेरे पोते, जो अब तुम्हारा पति बन चुका है, उसकी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हो, पर सीधे तरीके से नहीं कह रही और बीच में मुझे ले आई। क्यों, सही कह रही हूँ ना आशी बहू? दादी माँ की ये बातें सुनते ही वेद वहाँ बिल्कुल ही नहीं रुकता। वे जल्दी से कहता है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वेद की बात सुनकर दादी माँ उसे घूर कर देखती हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, सब घर पर ही रहेंगे। दादी माँ की नजरें अपने ऊपर टिकती देख वेद समझ जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये समझते ही वे गहरी सांस लेकर कहता है, जानता हूँ दादी माँ, आपने कहा था कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़रूरी काम है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो क्या मैंने कभी आपकी बात काटी है? समझिए दादी माँ, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 से 2 घंटे में आपको यहीं घर पर मिल जाऊँगा। बस अभी जाने की परमिशन दे दीजिए। वेद की बात सुनकर दादी माँ कुछ सोचते हुए कहती हैं, ठीक है, लेकिन बस 1 से 2 घंटे। वेद, इसके बाद तुम हमें मेरी नज़रों के सामने चाहिए। दादी माँ की बात सुनकर वेद राहत की सांस लेते हुए कहता है, पक्का। और ये कहकर वे जल्दी से बाहर निकल जाता है। इधर कुछ देर बाद आसी के कमरे में एक ब्यूटिशियन मौजूद थी, जो उसे आज शाम होने वाले मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार करने आई थी। हालांकि आसी ने इसके लिए मना किया था, लेकिन दादी माँ की बातों के आगे वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन आशी से मुस्कुराकर कहती है, आप जानती हैं मैम, आपकी स्किन इतनी फेयर और ग्लोइंग है कि हमें आपके चेहरे पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आज आशी ने रेड कलर की गोल्डन सिल्क साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी ज़्यादा निखर कर सामने आ रहा था। उसकी खूबसूरती का तो जैसे कोई जवाब ही नहीं था। ब्यूटिशियन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आशी बस हल्के से मुस्कुराई और धीरे से बोली, थैंक्स। ब्यूटिशियन ने एक बार फिर से ध्यान से आशी को देखा, ये परखने के लिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि आशी आज के फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो वे संतुष्ट होकर अपना सामान समेटने लगी। ये देखकर वह ब्यूटिशियन बहुत ही खुश होती है और आशी को अच्छी तरह से तैयार करके वहाँ से चली जाती है। ब्यूटिशियन के जाने के बाद दादी माँ आशी के कमरे में आती हैं और उसे देखकर उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हो हमारी बहू, किसी की नज़र ना लगे। दादी माँ अपनी बात कहकर आशी की बलाइया लेती हैं। ये देखकर आशी दादी माँ की ओर देखने लगती है। आशी को देखते हुए दादी माँ कहती है, हम जानते हैं कि तुम ये सोचकर परेशान हो रही हो कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमने तुम्हें ब्यूटिशियन से क्यों तैयार करवाया
और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। पर आज हमारे घर जो मेहमान आएंगे उन्हें तुम नहीं जानती, पर हम जानते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारा मन भी। पर हम नहीं चाहते कि कोई चाहकर भी हमारी बहू हमारे वेद की पसंद में खोट निकालने की कोशिश करे, और अगर कोशिश करे भी तो बस तुम देखो। दादी माँ ने अपनी बात बहुत ही साफ और सरल शब्दों में आशी से कह दी थी। ये सुनकर आशी को अच्छा लगा। कुछ देर बाद घर में मेहमान आना शुरू हो गए थे। अब वक्त था आशी को सबके बीच लाने का और उसकी मुंह दिखाई का। आशी को इतने लोगों के बीच जाने में काफी घबराहट हो रही थी। हालांकि उसे किसी बात का डर नहीं था, पर आशी आज अपने ससुराल में थी, जहाँ अच्छे अच्छों को डर लग जाता है। वेद अब तक नहीं आया था। ये देखकर दादी माँ देव से कहती हैं, जरा अपने भाई को फोन तो लगाना। आखिर आज ये रह कहाँ गया है? कहा था इसे टाइम पर आने को, पर नहीं, काम काम और बस काम। इसकी जिंदगी में तो बस काम ही है। हमें तो समझ नहीं आता, जब काम में इतना बिजी ही रहता था तो आसी बहू इससे मिल कहाँ गई? और मिली भी तो झटपट शादी भी कर ली इसने। जो शादी और लड़की के नाम लेने भर से भाग जाया करता था या कोई ना कोई बहाना बना लेता था, वही आसी जो उनके साथ ही खड़ी थी। दादी माँ की बात सुनकर एक पल के लिए उदास हो जाती है। आखिर वे अपनी शादी का सच कैसे बताती कि किस तरह उसकी और वेद की शादी हुई थी। शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के हिसाब से उनकी शादी बस 6 महीनों के लिए ही थी। उसके बाद न इस शादी का कोई मतलब था, न इस रिश्ते का। और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के 5 महीने बीत चुके थे और बाकी बचा बस 1 महीना। और इस 1 महीने के बाद सब खत्म, न रिश्ता, न शादी, न वे और न कुछ और। दादी माँ की बात सुनकर आसी उदास हो चुकी थी, क्योंकि कल से आज तक वह सच में अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में भूल गई थी। पर अचानक से इस शादी का सच उसके जहन में आ गया। तभी आसी को देखकर देव कहता है, क्या बात है भाभी, आज मेरे भाई की जान लेकर ही मानेंगी। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरे भैया की नजर ही ना हटे। देव की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, नजरें तब हटेगी ना जब नजर आएगी, और नजर तब आएगी जब ये साहबजादे आएंगे। देव, जल्दी से फोन लगाओ तो अपने भाई को, हम आज उन्हें बहुत ही ज्यादा डांट लगाने वाले हैं। अपनी दादी माँ की बात सुनकर देव वेद को फोन लगाता है। तभी उसकी नजर मेन गेट की ओर जाती है, जहाँ वेद किसी से फोन पर बात करते हुए आ रहा था। ये देखकर देव कहता है, कबूतरी का कबूतर कब तक अपनी कबूतरी से दूर रहता है? दादी, वह देखिए, आ गया आपकी कबूतरी का कबूतर। देव की बातों का मतलब न समझते हुए दादी माँ कहती हैं, कबूतर कबूतरी, ये सब क्या बोल रहे हो देव? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, जरा साफ शब्दों में कहो। तभी पलक आकर कहती है, क्या दादी माँ, आप भी कुछ नहीं समझती? इनके कहने का मतलब है कबूतरी यानी आसी और कबूतर यानी वेद, जो सामने से आ रहे हैं। पलक की बात सुनकर दादी माँ उस ओर देखती हैं जहाँ से वेद आ रहा होता है, और फिर देव से कहती हैं, ये बात हमें आसान शब्दों में भी तो बता सकते थे देव। वहीं देव की नज़र इस वक्त पलक पर होती है। वे पलक को देखते हुए कहता है, क्या फर्क पड़ता है दादी माँ, बात तो समझ आ गई ना आपको? फिर वे पलक की ओर झुकते हुए कहता है, क्या बात है मोहतरमा, आजकल आप हमारे नासमझ अल्फाजों को भी बखूबी समझने लगी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी धड़कनें आपसे हमारे एहसासों की चुगली कर देती है और आप समझकर भी ना समझ बनी बैठी हैं, जैसे बात की समझ ही ना हो। देव की बात सुनकर पलक हैरानी से देव की ओर देखती है, तो देव पलक को देखते देखते उसे आंख मार देता है और हंसते हुए वहां से दूसरी ओर चला जाता है।